Hi everyone, this is CA Arya Sopa and welcome back to my YouTube channel. जल्दी से शुरू करते हैं FR की स्ट्रैटेजी. So FR financial reporting is considered to be the I think the most chunkiest of all the subjects. उसके बाद DT आता है obviously. FR बहुत बहुत वास्ट है गाइज, बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है. तो लोग 2 साल 3 साल पहले से ही इसकी क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं. इफ़ यू आस्क मी, मैंने कब से क्लासेस लेना शुरू किया था FR की, तो मैंने शुरू किया था 1 साल पहले. आई नो 1 साल पहले आज से. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने FR की क्लासेस सबसे पहले अपनी आर्टिकलशिप की जो लीव्स शुरू होती है मेरी, उनसे लेना शुरू किया था FR की क्लासेस. मैं बहुत पीछे थी क्योंकि मुझे आर्टिकलशिप में बिल्कुल टाइम नहीं मिला कोई भी क्लास लेने का. मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी. SFM की शुरू ज़रूर करी थी पर वो भी मुझसे ख़त्म नहीं हुई थी आर्टिकलशिप के लीव से पहले. तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था अपनी आर्टिकलशिप में. आप वैसी गलती ना करें. मैं तो बोलूँगी अगर आपको क्लासेस लेनी है किसी की भी, इफ़ यू वांट टू टेक कोचिंग, तो आप ले सकते हैं, बट वो लीजिए भी इस टाइम पे कि आपका आर्टिकलशिप का जो लीव वाला टाइम पीरियड शुरू हो उससे पहले पहले आपकी सारी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो जाए मोस्टली. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स की ही हो जाए, बिकॉज TTIDT में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, तो उसकी क्लासेस कंप्लीट करना और साथ में अमेंडमेंट्स देखना ये सब पॉसिबल नहीं है. बट एटलीस्ट वो सारे सब्जेक्ट्स जो चेंज नहीं होते, जैसे ऑडिट हो गया, SFM हो गया, FR हो गया, उसकी क्लासेस तो आपको पहले से ले लेनी चाहिए. मैंने FR की क्लासेस ली थी आई थिंक 1 साल पहले ही ली होगी, 1 डेढ़ साल पहले ली थी मोस्ट प्रॉबेबली. और मेरी क्लासेस जो थी वो मैंने ली थी अजय अतुल अग्रवाल जो है AIR-1 CA इंस्टीट्यूट, उनसे ली थी. काफ़ी अच्छी क्लासेस है उनकी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बेनिफिशियल थी मेरे लिए. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि मैंने जितना बेनिफिट उनकी क्लासेस से लिया उससे कई कई गुना ज़्यादा बेनिफिट मैंने उनके रिविजन लेक्चर्स से उठाया है. तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, क्लैरिटी आएगी हर एक चीज़ में, हर टॉपिक अच्छे से समझ आएगा. बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्लासेस ले पाओ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रिविजन लेक्चर्स लो उनके, और फिर आप स्टडी मटेरियल खुद से रेफर करो. स्टडी मटेरियल के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. ICI का स्टडी मटेरियल इज़ द बेस्ट. और मैंने हर एक स्टडी मटेरियल ट्राई किया है, ट्रस्ट मी. मैंने प्रवीण जिंदल सर के भी लिए थे, मैंने AIR-1 CA वालों के लिए भी लिए थे, और मैंने आकाश कंदोई सर के भी लिए थे. तो मैंने सबके ट्राई किए हुए हैं स्टडी मटेरियल. बट ट्रस्ट मी, ICI इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज़ द मोस्ट अमेजिंग स्टडी मटेरियल एवर. बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आई नो, आई अग्री, बट मुझे बेनिफिट तभी हुआ जब मैंने स्टडी मटेरियल से ही रेफरेंस लिया. कुछ कुछ चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल से समझ नहीं आएगी, उनके लिए आई वुड सजेस्ट आप रिविजन लेक्चर्स रेफ़र करें. बाकी और टीचर्स के मॉड्यूल्स रेफ़र करें, और टीचर्स के जो क्वेश्चन बैंक है उनको रेफ़र करें. बट मोस्टली जो है चीज़ें वो आप ट्राई करें कि स्टडी मटेरियल ही रेफ़र करें आप उन सारी चीज़ों के लिए. तो मैंने पढ़ाई कैसे शुरू करी थी FR की? क्लासेस ख़त्म होने के बाद पढ़ाई शुरू होती है, ये सब लोग जानते हैं. जब तक आपकी क्लासेस चलती है तब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ क्लासेस पे ही फ़ोकस रखते हो. आप ये ट्राई करते हो जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो. तो मैंने भी यही किया था. मैंने सबसे पहले सारी क्लासेस ले ली थी, और मेरी क्लासेस तो ऐसी थी कि मेरी ना नवंबर 23 अटेम्प्ट में, मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 23 का, और मेरी क्लासेस जो हैं वो सितंबर के भी बाद ख़त्म हुई थी. मेरी सारी क्लासेस मिलाकर आई थिंक सितंबर के बाद ख़त्म हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था. मैं चाहती हूँ आप लोग वो टाइम वेस्ट ना करें, तो अपनी क्लासेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ख़त्म करें, जिससे एटलीस्ट आप लोगों को रिविजन के लिए टाइम मिले. तो रिविजन के लिए टाइम कैसे चाहिए हमें? हमें एटलीस्ट 3 रिविजन्स करनी है हर सब्जेक्ट की. ऑडिट की मैंने 4 करी थी उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑडिट याद ही नहीं हो सकता जब तक खुद से आप बैठ के उसके एक्रोनिम्स, एब्रीविएशन, सब कुछ अपने आप से याद ना करो, तब तक नहीं होता. बट बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो आपसे हो सकते हैं, तो इसलिए 3 रिविजन्स तो चाहिए ही चाहिए. अब कौन सा मटेरियल रेफ़र करें? ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा मटेरियल रेफ़र करें? भाई, तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है ना, आई वुड सजेस्ट कि तुम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे स्टिक रहो. एटलीस्ट उसके क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस करो खुद से. अगर आप ये कर रहे हो कि जो टीचर है वो आपके क्वेश्चंस आपके बिहाफ पे सॉल्व कर रहा है, और आप बस हाथ में बुक लेकर बैठे हो और उसको ऐसे ऐसे टिक करे जा रहे हो, तो आपको कुछ याद नहीं होगा. वो टीचर फिर CA बनेगा, आप CA नहीं बनोगे. जब तक आप खुद उसमें मेहनत नहीं लगाओगे तब तक आप CA नहीं बन सकते. ये तो सबको ही पता है ऑब्वियसली. तो मैंने 3 बार क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व किए थे. सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोल रही हूँ, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं. देखो, फर्स्ट टाइम में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. टेस्ट योर नॉलेज के पीछे जो क्वेश्चंस है वो सारे जो
एग्जाम्पल्स हैं वो सारे मैंने एक बार तो खुद से किए ही किए हैं। उसके बाद सेकंड टाइम मैंने टिक लगा लिया, उसी टाइम मैंने स्टार लगा लिया या टिक लगा लिया जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लगे। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको खुद से सॉल्व किया, और फिर थर्ड टाइम जो मुझे उस सेकंड टाइम में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए ना, वो मैंने थर्ड टाइम में खुद से फिर से सॉल्व किए थे। तो गाइज प्लीज़ 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 किसी और क्वेश्चन बैंक को रेफर करने से पहले इंस्टीट्यूट का तो स्टडी मटेरियल जो है उसका तो पूरा का पूरा रेफर कर ही लो, उससे तो पूरा सॉल्व कर ही लो एफआर में, बिकॉज दैट इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं करते हैं। 10 बार बोला होगा हर टीचर ने मिलके, हर टीचर ने खुद से 10 बार बोला होगा आई थिंक कि स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का रेफर करो, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करो। बच्चे नहीं कर रहे हैं अभी भी, इसीलिए जो बच्चा कर रहा है वो फिर पास हो जा रहा है। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल सॉल्व करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंसेप्ट तो वही आएगा जो इंस्टीट्यूट का है, बस क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सॉल्व किया हुआ है तो देयर इज नो चांस एट ऑल, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी एट ऑल कि आपके वो क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट स्टार्ट भी ना हो। वो स्टार्ट तो आप कर ही पाओगे ना अगर आपने इंस्टीट्यूट का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ है तो मैंने एफआर में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। अब बात हुई कि ठीक है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर करना है, बट टीचर कौन सा लेना है। तो देखो मैंने 2 टीचर्स साइमल्टेनियसली रेफर किए थे, एक है अजय अग्रवाल और एक है आकाश कंदोई सर। अजय अग्रवाल उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको आई थिंक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब एफआर में दे आर पॉइंट ब्लैंक, उनको ऐसा है कि उनको कंसेप्ट जो है वो उनकी क्लैरिटी हो ही नहीं रही है। तब तुम अजय अग्रवाल को रेफर कर सकते हो क्योंकि वो एकदम बेसिक से एंड तक सब कुछ बहुत धीरे धीरे समझाता भी है और स्टेप्स भी जल्दी जल्दी बताता है। जो जो बच्चे रट सकते हैं अच्छे से वो अजय अग्रवाल को रेफर करें क्योंकि वो स्टेप वाइज बताता है कि इस क्वेश्चन में ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसे ऐसे करना है। बट अगर आप ऐसे हो जो खुद से चीज़ें खुद से कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो खुद से, रटने की ज़रूरत नहीं और रटना आपसे होता भी नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगी आकाश कंदोई सर को रेफर करो क्योंकि वो रटवाते नहीं हैं, वो कंसेप्ट की क्लैरिटी देते हैं आपको। ठीक है, मैंने दोनों को ही रेफर किया था। एंड देन फाइनली क्या मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए, मैंने किए थे गाइस, मैंने किए थे। मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स एक ही नहीं, मैंने आई थिंक 3 या 4 मॉक टेस्ट पेपर्स किए थे, बट मेरा सॉल्विंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट पेपर ऐसा नहीं था कि मैंने जो खुद से सॉल्व करके प्रॉपर ऐसे फॉर्मेटिंग के साथ करके और फिर दूसरों से चेक करवाया था, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने बस अपने सामने वो क्वेश्चन पेपर खोला था और आधे मैक्सिमम 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैंने वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करी थी, ऊपर ऊपर से सिर्फ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एफआर के वो, ठीक है, ऊपर ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करी थी और आंसर ऊपर ऊपर से निकाला था। उसके बाद मैंने वो आंसर जो है फिर आधा घंटा लगाकर क्रॉस वेरीफाई किया था उनकी जो सोल्यूशन बुकलेट होती है उससे। तो मैंने यही चीज़ फॉलो करी थी एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी। तो अगर आपको भी लगता है कि मॉक टेस्ट पेपर करें या ना करें तो करना चाहिए, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि मॉक टेस्ट पेपर्स तो प्लीज़ करो ही करो, ठीक है, और कुछ करो ना करो मॉक टेस्ट पेपर्स तो करने चाहिए। खुद का भी आइडिया लगता है कि आपको कितना अच्छे से याद हुआ है, कितना आपके माइंड में क्लैरिटी हुई है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, और आपको ये पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट में मैं कितना पानी में हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी और से चेक करवाओ क्योंकि उससे अननेसेसरी स्ट्रेस रहता है, बर्डन भी आता है। खुद से ही चेक करो जिससे आप लोगों को आपकी गलतियाँ खुद से रियलाइज़ हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कितना टाइम लगा था मुझे पूरा एफआर रिवाइज़ करने में। तो मैंने 3 रिविजन्स करी है। फर्स्ट रिविजन जो है उसमें मुझे 10 दिन लगे थे। जो सेकंड रिविजन है उसमें मुझे आई थिंक 5 डेज़ लगे होंगे, और जो थर्ड रिविजन थी उसमें मैंने 2 या 3 दिन में मैक्सिमम ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो जितना रिविजन आप बढ़ाते जाओ ना उतना कम करना टाइम। ऐसा मत करना कि 10 दिन तुम्हें फर्स्ट रिविजन में लगे तो 10 दिन ही तुमने सेकंड रिविजन को दिए, 10 ही तुमने थर्ड रिविजन को दिए। इतना टाइम है भी नहीं आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट रिविजन करने में आई थिंक 1 मंथ तो लग ही जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। मतलब जैसे आप क्या करते हो, 2-2 सब्जेक्ट्स करके अगर आप फर्स्ट रिविजन करते हो सारे सब्जेक्ट्स का तो आपको 30 दिन तो लग ही जाएंगे, 10 दिन 10 दिन 10 दिन करके। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप सेकंड रिविजन करोगे तो उसमें अराउंड 15 दिन चाहिए, और थर्ड रिविजन में भी मैं मान रही हूँ अराउंड 15 दिन चाहिए आपको। तो आप देखो इस हिसाब से कि आपको 2 महीने तो रिविजन्स में ही लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो आपको अक्टूबर और सितंबर पूरा का पूरा रिविजन में लगेगा, और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी अगस्त भी आपका जो है वो रिविजन में ही जाएगा। तो आप जुलाई तक, मतलब अभी तक, या फिर मैक्सिमम 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त तक आप अपना पूरा कोर्स जो है वो ख़त्म करो। उसके बाद रिविजन्स जब आप शुरू करो तो आप ट्राई करो कि अराउंड सितंबर मिड तक आपके 3 रिविजन्स जो हैं वो हो जाएं, या फिर सितंबर एंड तक हो जाएं, जिससे आप अक्टूबर में मॉक टेस्ट पेपर्स भी प्रैक्टिस कर पाओ
और उसके बाद आपके पास टाइम हो बाकी चीज़ों का भी, जैसे ऊपर ऊपर से जो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो पाया या फिर जो समझ नहीं आया उसको आप एक बार समझ सको। दिस वॉज माई FR स्ट्रैटेजी। बाकी स्ट्रैटेजीज भी आ रही हैं, बाकी स्ट्रैटेजीज छोटी होंगी बिकॉज FR जो है उसी में मैंने मोस्टली आपको सारी चीज़ें बता दी। तो अब बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज होंगी वो मैं कम ही रखूँगी, और अच्छा है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा और रिवाइज कर पाओगे आप चीज़ों को। तो बाकी मैं अगली वीडियो में बताती हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल, एंड ऑल द बेस्ट।